अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज 27 अप्रैल 2022 है और अप्रैल का महीना अपने इख्तिताम के करीब है। लेकिन कल मार्केट में एकदम जो ब्लड बाथ हुआ, जो ब्लीडिंग हुई मार्केट एकदम, जितनी मैं पिछले 2-3 दिन से आपको मार्केट की गुड न्यूज़ दे रहा था, और आज भी फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एकदम डंप किया। आ, मेरी तो समझ से बाहर है, कोई ऐसी न्यूज़ मुझे नहीं मिली है जिस वजह से मैं कहूँ कि यार मार्केट ने इस न्यूज़ की वजह से करेक्शन की है। आ, आज भी जो न्यूज़ है वो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन साथ आगे जाके मैंने दो क्रिप्टो प्रोजेक्ट से मुतल्लिक आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। मैं समझता हूँ कि अगर आप उनको अच्छी तरह स्टडी करके और उसमें एंट्री लें, रिस्क लें, तो आने वाले वक्तों में आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं मार्केट का जायजा ले रहा था, मार्केट को मैं वॉच कर रहा था कि जो पिछले तकरीबन तकरीबन 1 साल से क्रिप्टो मार्केट का अगर हम जायजा लें, चले 1 साल ना भी आप करें, आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल के महीने में ही बीटीसी ने अपना फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था। मेरा ख्याल है $64,000। उस साल, उस अप्रैल के महीने से लेके आज तक, फिर उसके बाद मई में अच्छा खासा मार्केट ने क्रैश किया। मैं देख रहा था जितनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, मेरी जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको अगर बीटीसी की मिसाल ली जाए तो ये पिछले तकरीबन 6 माह हो गए हैं इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। नवंबर में आपको याद है 69,000। तो अपने ऑल टाइम हाई से बीटीसी इस वक्त तकरीबन 40% डाउन है अपनी ऑल टाइम हाई वैल्यू से। तो इसका मतलब है जिसने ऑल टाइम हाई से बाय किया है वो इस वक्त 40% उसका वॉलेट जो है वो लॉस में है। इसी तरह इथीरियम की बात की जाए तो इथीरियम ने भी ऑलमोस्ट उसी टाइम, जब नवंबर में बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तो इथीरियम ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और इथीरियम भी ऑलमोस्ट 40% डाउन है। इसी तरह जो दीगर मार्केट की क्रिप्टो करेंसीज है, बल्कि बीएनबी को तो तकरीबन पूरा 1 साल हो गया जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, $600 से ज्यादा की इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, वो भी 40-42% जो है वो डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। इसी तरह जो लेयर वन दीगर ब्लॉक चेन्स है जिसमें ये सोलाना आता है, सोलाना को भी 6 माह हो गए हैं और सोलाना की प्राइस तो 62% डाउन है। और इसी तरह एक्सआरपी की बात की जाए तो एक्सआरपी ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था आज से 4.5 साल पहले, और उस वक्त जब उसने ऑल टाइम हाई बनाया था उसे तकरीबन 83% उसकी वैल्यू जो है लोएस्ट पे आपको नजर आ रही है। और एक्सआरपी की प्राइस का ताल्लुक बराह रास्त जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसके साथ ताल्लुक है। उसके बाद अगर आप लूना की बात करें तो लूना ने अपना अभी रिसेंटली दोबारा ऑल टाइम हाई बनाया था 2-3 हफ्ते पहले, इस माह के स्टार्ट में। आपको पता है वो जब लूना ने ये अपने जो रिजर्व है उसका यूएसटी का, उसको जब बीटीसी और एवलांच की तरफ किया तो उस वजह से बड़ी इंप्रूवमेंट हुई। और लूना का जो अपना टोकन है जिस वजह से लूना की प्राइस पंप करती है यूएसटी, उसकी उसने भी अच्छा खासा मार्केट में अपनी स्पेस बनाई है और अच्छा खासा मार्केट से वो पैसा जो है वो कैप्चर कर लिया। ये नीचे ही आपको नजर आ रहा है, तकरीबन 18.44 बिलियन डॉलर का सरमाया इसने कैप्चर किया। तो जितना ज्यादा इसमें सरमाया आता है उतना पीछे से लूना की सप्लाई कम होती है और उसकी प्राइस जो पंप होती है। तो वो भी अभी अभी जो उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन 24% उसकी वैल्यू से उसका डिफरेंस है। इसी तरह कार्डानो का भी देख लें, 8 माह हो गया, कार्डानो ने तो एकदम ऐसा कार्डानो होल्डर्स को बिजली का झटका दिया है कि उनकी तबीयत सेट हो गई है। आज से 8 माह पहले तकरीबन $3.15 की प्राइस को टच करके उसके बाद कार्डानो की जो प्राइस है वो दोबारा रिकवरी की तरफ नहीं जा रही। और बड़ी इवन के इतनी बड़ी बड़ी इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है। इवन मैं ये कहता हूँ कि इसकी कब्र में जो आखिरी कील ठोका गया ये उसी वक्त था जब इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे। अभी आने वाले वक्तों में आपको ये मैं बताता चलूँ कि कार्डानो का जो इन्वेस्टर का यूजर बेस है वो ज्यादा कम्युनिटी ड्रिवन है। तो बड़ा ज्यादा कम्युनिटी इसकी भी स्ट्रॉन्ग है कार्डानो की। तो इसके जो वेल्स हैं जिनके पास 1 लाख से डॉलर से ज्यादा या $1 मिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से जो आउट होते जा रहे हैं, जबकि जो रिटेलर्स हैं वो इसमें ज्यादातर फंसे हुए हैं। इसी तरह ये सारी क्रिप्टो मार्केट की देखे तकरीबन यूं ऐसे फील हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है कि जैसे पिछले 1 साल से क्रिप्टो मार्केट जो है अब बेरिश इन्वायरमेंट के अंदर है। अब ये बेरिश क्या इस साल भी रहेगी? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट की जो बिग बिग डेवलपमेंट्स हैं वो
क्रिप्टो मार्केट की ग्लोबल अडॉप्शन से मुतल्लिक रोज़ कोई ना कोई खबर आती है। जो बिग सरमायादार इदारे कंपनीज हैं, उनकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ इस चीज़ को एक तरह का सिग्नल दे रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है बैरिश नहीं है, बल्कि ये अनकरीब अपने इस साइडवेज ट्रेंड को ब्रेक करके दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। अच्छा जी, सबसे आज की बिग बड़ी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट। ये फिडेलिटी एसेट मैनेजमेंट आप यूं कह लें, तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इनके पास सरमायाकारी है, जो ये मुख्तलिफ तकरीबन मेरा ख्याल है 80,000 से ज़्यादा कंपनीज के साथ मिलकर ये काम करते हैं। इन्होंने अभी जो अपनी 80,000 से ज़्यादा कंपनीज क्लाइंट बेस है उनकी, उनको उनके जो उन कंपनीज के जो आगे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मुलाजम पेशा अफराद हैं, उनको रिटायरमेंट प्लान जो ऑफर करवाया, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि वो बिटकॉइन को भी अपने रिटायरमेंट प्लान में ऐड करें, और उसको वो 401 के अकाउंट्स बोलते हैं। 401 अमेरिकी लॉ का एक सेक्शन है, उस सेक्शन का ये कोड है। इसको जब भी रेफर किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये एक्चुअली रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट से के हवाले से बात की जा रही है। तो फिडेलिटी ने जैसे ही अनाउंसमेंट की, उसके फौरन बाद जो सबसे पहली कंपनी फ्रंट पे आई वो थी फिडेलिटी, और वो थी माइक्रो स्ट्रेटजी। और माइक्रो स्ट्रेटजी ने ऐलान किया कि वो जितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको वो कहेंगे कि उनके जो 401 के अकाउंट्स हैं, उनको फिडेलिटी के साथ इंगेज करें, और वो अपने रिटायरमेंट प्लान को, अपने जो फ्यूचर में उन्होंने सेविंग करनी है, उसमें वो बिटकॉइन को वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आपको बताता चलो, आज 27 अप्रैल था, तो मेरे दोस्तों भाइयों, आज एक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया में जो ईटीएफ, जो मैंने आपको चंद दिन पहले अपडेट किया था, आज की वो मेरा ख्याल है डेट थी। आज ऑस्ट्रेलिया में ईटीएफ लॉन्च होना था, जिसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, तो और ये स्पॉट ईटीएफ था, कोई डेरिवेटिव नहीं था, कोई फ्यूचर ईटीएफ नहीं था, वो स्पॉट ईटीएफ लॉन्च होना था, जिसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी थी। और आज पता नहीं, जब वो अनाउंसमेंट होगी या पता नहीं हो भी चुकी है ऑलरेडी, अगर वो होती है तो वो $1 बिलियन की जब सरमायाकारी आएगी तो उसका प्राइस पे इम्पैक्ट तो होना चाहिए। लेट्स सी, ये तो $1 बिलियन की जो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि कंपनी ने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है। इससे इसके अलावा भी उस स्पॉट ईटीएफ की अप्रूवल के बाद, लॉन्चिंग के बाद मजीद सरमायाकारी हो सकती है। अच्छा जी, एक और बिग बिग दुनिया की जो सबसे बड़ी डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, यूं समझ लें कि ईटीएफ है, जो ग्रे स्केल फंड है, उन्होंने अब यूरोपीय यूनियन की तरफ रुख इख्तियार किया। आपको याद है, ग्रे स्केल जब किसी क्रिप्टो करेंसीज की को अपने इन्वेस्टर्स को एक्सपोज करवाता है, तो उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस उस लिस्टिंग की वजह से पंप करती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रोबनहुड जो है, उनके 20 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, जब वो किसी क्रिप्टो करेंसी को लिस्ट करते हैं तो उसकी प्राइस को पंप आता है। इसी तरह ग्रे स्केल भी जब अपने इन्वेस्टर्स को किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सपोज करवाता है, तो उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को अच्छा खासा सपोर्ट मिलती है। तो ग्रे स्केल के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका में भी ऑलरेडी इन्होंने भी स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्रूव किया है, अप्लाई किया है, और मोस्ट प्रोबेबली कहा यह जा रहा है कि शायद अमेरिका में जो फर्स्ट स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो ग्रे स्केल का होगा, क्योंकि इन्होंने एसईसी जो अमेरिका किया उसको ये साथ थ्रेट भी किया है कि अगर आपने अप्रूव ना किया तो हम आपको अदालत में लेके जाएंगे। और ये अपनी मार्केट को ब्रॉड करें। जाहिर बात है, अगर यूरोपियन मार्केट में जाके भी ये वहाँ के अपने सर्विसेज और क्लाइंट्स बनाते हैं, तो उन सारे सर्विसेज और क्लाइंट्स को वो क्या ऑफर करवाएंगे? क्रिप्टो करेंसीज ही ऑफर करवाएंगे। तो अगर ऐसे करवाएंगे तो मार्केट में ओबियसली नया पैसा आएगा, नया पैसा आएगा तो आपको क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस पंप करती हुई नजर आएंगी। अच्छा जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक कल की एक न्यूज़ थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये USDC.HOMS है। फॉर द फर्स्ट टाइम, वैसे तो ऑलरेडी मार्केट में इस तरह की क्रिप्टो मोर्टगेज बोलते हैं कि आप गिरवी रख के जो कर्जे वगैरह लेते हैं। हमारे यहाँ तो खैर इस तरह का रुझान नहीं है। दुनिया सारी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो मुलाजमत पेशा अफराद, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन हर बंदा जो बालग बंदा है, जब वो अपने एजुकेशन से फ्री हो जाता है तो वो लाजमी कहीं ना कहीं अपने कैरियर पे एडजस्ट हो जाता है। तो इस दौरान वो अपना घर जो है वो अवेल करता है, और उससे क्या होता है कि उसको मोर्टगेज पे करके, तो जितनी उसकी सैलरी होती है उसके पे चेक में से उसकी जो घर की है वो थोड़ा बहुत। तो हमारे यहाँ ऐसा रुझान नहीं है। हमारे मुल्क में क्या है कि जब तक आपकी जेब में कोई पैसा नहीं आता, उस वक्त तक आप
मतलब घर नहीं बना सकते हैं। और अगर आप घर बनाते भी हैं तो या तो आप उधार लेते हैं या खुद आप जमा करते हैं। तो यहाँ मोर्टगेज सिस्टम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में जितनी डेवलप कंट्रीज हैं उनमें ये मोर्टगेज सिस्टम है। और फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्सास अमेरिका जी की जो रियासत है उसका शहर है ऑस्टिन, वहाँ पे एक शहरी ने क्रिप्टो अपने जो फंड्स हैं, उसने घर लेना था, उसने ये नहीं किया कि अपने जो क्रिप्टो फंड्स है, बीटीसी है या इथीरियम है, जो भी उसके पास है, उसने मार्केट में सेल आउट करवा के घर नहीं लिया। उसने क्या किया, उसने ये USDC.com नाम की वेबसाइट है, यहाँ पे अपना क्रिप्टो स्टेक किया, एज ए कोलेटरल रखा है, और इनसे तकरीबन 6,80,000 के करीब उसका वो घर आया था, और उसका तकरीबन $5 लाख उन्होंने, उस बंदे ने इनसे उधार लिया। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, मैं इसको उसी तरह स्टडी कर रहा था, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस एक 5 लाख जो डॉलर का उसने लोन लिया है, उसकी जितनी उसने डाउन पेमेंट की है, वो डाउन पेमेंट भी ये वेबसाइट वाले क्या करेंगे, उसको स्टेकिंग पे लगा देंगे। यानी एक तो उसने मंथली लोन की पेमेंट करनी है, और साथ साथ जो उसके फंड्स डाउन पेमेंट में पड़े हुए हैं, वो फंड स्टेकिंग से जो यील्ड आएगी, जो रिवॉर्ड आएगा, वो उसके जो मंथली पेमेंट है उसका बर्डन थोड़ा कम करेगी। तो ये एक तरह का बड़ा इनोवेटिव किस्म का आइडिया था, और यूं महसूस हो रहा है कि जो रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है वो ये जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम है इसके साथ मर्ज होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें भी जो है कोलेटरल रखा गया, कोलेटरल रख के बाकायदा, और साथ जिस बंदे ने लोन लिया है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने $5 लाख का लोन लिया, घर लिया जिसने, उसका क्रेडिट स्कोर भी चेक किया गया बाकायदा, कि वाकयातन ये इस काबिल है। ये बिल्कुल जैसे रवायती बैंकिंग सेक्टर में आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है कि यार इस बंदे का जो बैंक बैलेंस है या बैंकिंग बिहेवियर है वो कैसा है। वो क्रेडिट स्कोर को चेक करके इन्होंने क्रिप्टो लोन दिया है। तो यूं ऐसे लग रहा है कि ये जो दोनों मार्केट्स हैं वो आपस में मर्ज होके फैसिलिटेट कर रही हैं। अगर इसी सिर्फ USDC होम्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो अमरीकी हैं वो $5 मिलियन तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें से 20% उन्होंने डाउन पेमेंट करनी है, और ये वेबसाइट 80% फाइनेंसिंग कर सकती है उनको। और जो लोन की परसेंटेज है वो भी मिनिमम है 5.5%, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है ये डील्स हैं। यह ऐसा नहीं है हमारे बैंक से, अगर आप रवायती बैंकिंग सेक्टर से अगर आप लोन लेते हैं तो हिडन चार्जेस वगैरह डाल के ये तकरीबन 20% से लेके 30% तक आपको चार्ज करते हैं। और कहने को देखा जाए टेक्निकली तो वो 10 से 12% है, लेकिन सारे हिडन चार्जेस को साथ मिला लिया जाए तो वो 20% से 30% चार्ज करते हैं। और अगर इस लोन की बात की जाए, क्रिप्टो लोन की, तो ये 5.5% है। तो मतलब ये एक नई इब्तदा है मेरी नज़र में। अच्छा जी, कार्डानो के हवाले से आपको बताता चलूँ, वैसे तो जून में इनका एक मजीद अपग्रेड आने वाला है, और जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि कार्डानो ने अच्छा खासा मायूस किया। $3 मेरा हाल 15-16 सेंट से आज कहाँ पे वो ट्रेड हो रहा है, 85 के ऊपर। अभी इन्होंने अपना ब्लॉक साइज जो है वो 80 KB से इंक्रीज करके 88 KB, यानी 10% ब्लॉक साइज जो है वो इंक्रीज किया। अब ये ब्लॉक साइज का मतलब ये है कि जो वो ब्लॉक चेन है उसका थ्रोपुट बढ़ता है, उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड मजीद इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से प्राइस में पंप तो आना चाहिए, लेकिन प्राइस में चूंकि अभी मार्केट ने क्रैश किया तो ये बिल्कुल हटके तो नहीं होना था, तो इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो डंप है। और मैं भी उम्मीद करके बैठा हूँ कि जून में ये जो इन्होंने अपग्रेड करना है अपना ब्लॉकचेन को, उसके बाद शायद इसकी प्राइस जो है वो मजीद पंप करे जून के बाद। ठीक है, आगे जी वो प्रोजेक्ट जो मैं आपको कह रहा था कि इस वीडियो के आगे जाके आपको बताता हूँ। सबसे पहले नियर प्रोटोकॉल के ऊपर एक और एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन लॉन्च हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेरा की ब्लॉकचेन के ऊपर उनका एक स्टेबल कोइन था USD, बिल्कुल उसके कंपेटिटिव एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन लॉन्च हुआ है। उसका थोड़ा बहुत फर्क है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इनका नाम है USN, ये डिसेंट्रल बैंक नाम का ये है। अगर आप कहते हैं तो मैं ये आपको decentral/bank.finance है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसका टेरा का जो USD उसके साथ क्या कंपैरिजन है, एक तो दोनों चौके एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन है, और दूसरा जैसे टेरा का जो USD है वो लूना दे के आप USD लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर USD की डिमांड बढ़ती है तो पीछे लूना बर्न होता है। इसका सीन ये है कि ये लूना जो नियर टोकन है, जब भी आपने USN गेन करना है इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि ये भी 10% जो है वो रिवार्ड दे रहे हैं। USD ने डिमांड बढ़ाने के लिए टेरा इकोसिस्टम ने तो 20% APR ऑफर करवाई थी ना इन्वेस्टर को, जिस वजह से इन्वेस्टर वहाँ, इन्होंने स्टार्ट में 10% मेरा ख्याल है APR ऑफर करवाई है।
तो जब कभी भी कोई इन्वेस्टर इनका यूएसएन खरीदना चाहेगा, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो मार्केट से नियर टोकन उठाएगा, या वो क्या करेगा, अगर उसके पास यूएसडीटी पड़ा है तो वो रिफ डाट फाइनेंस पे जाके अपने यूएसडीटी को यूएसएन में कन्वर्ट करेगा। जितना भी यूएसएन नया बनेगा उसके बदले पीछे जो नियर टोकन है वो बर्न नहीं होगा। टेरा के इकोसिस्टम में तो ये था ना कि वो लूना बर्न करके यूएसडी बनाते थे। इनका यह है कि ये नियर बर्न नहीं करेगा, बल्कि उतना नियर जो है इनके रिजर्व में चला जाएगा कि कल को कभी यूएसएन की डिमांड जो है वो कम हो जाती है तो उसको $1 पैच करने के लिए पीछे से नियर टोकन रिजर्व से निकाल के उसको बेच के तो यूएसएन की प्राइस को दोबारा $1 लाया जाएगा। अब इसको अगर आप ये कंपेयर करें कि क्या ये जो है इसमें नियर टोकन में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क फ्री है या नहीं, देखें सबसे बड़ा तो इसमें रिस्क ये है कि चूंकि ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो इसमें बग्स और हैकिंग के चांसेस हैं, वो ओबियसली है। तो ये आपने जहन में रख के इसमें इंटरेस्ट लेना है। और दूसरा, नियर टोकन अगर आप बाय करते हैं तो जैसे लूना टोकन बाय करने वालों को पिछले साल 16,000 गुना उसकी प्राइस को पंप हुआ। अब चूंकि ये इसका बिल्कुल स्टार्ट है, आपने रिस्क लेना है तो आपने ये जहन में रखना है कि इसका उतना ज्यादा आपको पंप शायद नजर ना आए। उसकी वजह यह है कि नियर टोकन जो है उसकी बर्निंग नहीं होगी, उनकी सप्लाई कम नहीं होगी यूएसएन की डिमांड बढ़ने की वजह से। बल्कि मुझे तो यूं लग रहा है कि यूएसएन की जो डिमांड अगर बढ़ेगी साथ साथ नियर की सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ ये यूएसएन जब कोई बंदा खरीदेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, बल्कि वो 10% जब वो स्टेकिंग करेगा यूएसएन तो उसको 10% नियर टोकन मिलेंगे। तो नियर टोकन की सप्लाई मजीद इंक्रीज होगी। तो मेरी नजर में एक तो इसकी पॉपुलैरिटी का फर्क यह है कि इसे नियर टोकन को की प्राइस जो है वो बैरिश करने की एक तरह की मेरी असेसमेंट है। और दूसरी असेसमेंट यह है कि जाहिर बात है अगर $1 बिलियन या $2 बिलियन भी यूएसएन की डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है, तो ये डिमांड कैसे पूरी होगी? ये मार्केट से नियर टोकन खरीद के मजीद यूएसएन बर्न किए जाएंगे। तो उस सूरत में मुझे शॉर्ट टर्म ऐसे महसूस हो रहा है कि नियर जो टोकन है उसकी प्राइस जो है आइंदा चंद माह के अंदर अंदर अगर तो ये सक्सेसफुली पॉपुलर हो जाता है, जैसे टेरा का टोकन था, यूएसडी उनका स्टेबल कॉइन था, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो नियर की प्राइस मुझे अच्छी खासी पंप करती हुई नजर आएगी। इस वक्त मैं देख रहा था कि नियर जो है तकरीबन ये मैंने कल इधर जो नियर है उसको बाय किया था तकरीबन $13.70 के करीब। उसके बाद नियर जो है अच्छा खासा क्रैश किया, नीचे आया, लेकिन मैंने तो ग्रेट बार ट्रेडिंग लगाई है $2,000 की, इस होप के साथ कि अगर नियर टोकन इसी तरह वोलाटाइल रहता है तो इस दौरान जो है वो मुझे ट्रेडिंग में बेनिफिट हो। लॉन्ग टर्म अगर ऊपर जाता है तो भी मुझे बेनिफिट है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। और मैंने कोई फ्यूचर ट्रेड वगैरह कोई लेवरेज लेके ट्रेडिंग नहीं लगाई। आपकी अपनी मर्जी है, पहले अच्छी तरह इसको स्टडी करें रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अगर आपको तसल्ली हो तो फिर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा जी, दूसरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मुझे लगा है, मेरी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैंने अभी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन बड़ा डिफरेंट किस्म का ये ब्लॉकचेन आइडिया आया था तो मैंने कहा मैं ये इस प्रोटोकॉल का जो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आप भी इसको स्टडी करें। ये बेबीलॉन डॉट फाइनेंस एक इथेरियम के ऊपर लॉन्च किया जाने वाला टोकन है। अभी इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, इवन बाइनांस ये जो जितने बड़े बड़े टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वहां पे इसकी लिस्टिंग नहीं हुई। अभी आप सिर्फ इसको यूनिस्वैप पे ट्रेड कर सकते हैं। इसकी टोकन की प्राइस है तकरीबन $40। अब ये टोकन है क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली कम्युनिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। यानी नॉर्मली आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि आप थोड़ा बहुत क्रिप्टो प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं, या हम जैसे जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, या आप खुद किसी प्रोजेक्ट को अच्छी तरह स्टडी करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो है आपकी टोटल अपनी सोच उसके मुताबिक। ये जो बेबीलॉन फाइनेंस है ये क्या करवा रहा है, ये इन्होंने क्या अपने नेटवर्क में किया है कि ये अपने नेटवर्क में इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप एक गार्डन क्रिएट करें। उस गार्डन को क्रिएट करने वाला पहले खुद अपना पैसा उसमें फेंकता है। जब वो कोई गार्डन क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट गार्डन, इसको ये गार्डन बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट गार्डन क्रिएट करता है, तो उसके बाद उनकी कम्युनिटी में से, इन ये बेबीलॉन की कम्युनिटी में से कोई बंदा उस गार्डन के अंदर आने वाले पैसे का
कैसे इस्तेमाल करना है, किन किन DeFi प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, कब निकालनी है, उसके लिए एक बाकायदा स्ट्रेटजी प्लान पेश करता है। अब जब वो स्ट्रेटजी पेश करता है तो वो भी अपना पैसा उसमें फेंकता है उस गार्डन के अंदर या पूल के अंदर। जब वो फेंकता है तो उसके बाद बेबीलोन टोकन जितने भी होल्डर्स हैं वो सारे फिर उस पूल के अंदर पैसा फेंकते हैं और वोटिंग करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की उस गार्डन के अंदर स्ट्रेटजीज आती हैं। आप खुद भी एज अ स्ट्रेटजिस्ट भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इवन गार्डन क्रिएटर भी कर सकते हैं। अगर आपने ये दोनों काम नहीं करने तो आप सिंपल छोटे इन्वेस्टर बन के बेबीलोन के टोकन बाय करके तो एज अ गवर्नेंस टोकन करके तो उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो कम्युनिटी लार्जर कम्युनिटी का फैसला होगा वहां पे सबकी इन्वेस्टमेंट वहां पे इन्वेस्ट की जाएगी और वहां से फिर जो है जितना प्रॉफिट आएगा वो सब में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया लगा। मैं इसको अभी मजीद स्टडी कर रहा हूँ। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। देखें अभी चूंकि ये बिल्कुल स्टार्टअप मुझे लग रहा है ऐसे कि शायद चंद माह ही हुए हैं, ये प्रोटोकॉल अभी लॉन्च हुआ है। $1 मिलियन अभी तक ये टोटल मेरा ख्याल है सप्लाई कर चुके हैं, जिसमें मैं तो आपको भाई रिकमेंड करूँगा अच्छी तरह इसको स्टडी करें और अगर आपको इस प्रोजेक्ट में जान लगे तो आप लाजमी इसमें कर सकते हैं। अगर ये इसी तरह सक्सेसफुल होता है, अपनी ऑडिट वगैरह करवा लेते हैं और अगर ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में सक्सेसफुली लिस्टिंग करवा जाते हैं तो उधर अगर बेबीलोन के टोकन आपने होल्ड किए होंगे तो उसकी अप्रिसिएशन का आपको अलग बेनिफिट होगा। और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इनकी कम्युनिटी ड्रिवन डिसीजन पे तो आपको शायद उस पे अलग बेनिफिट हो। तो अच्छी तरह आपने इसको स्टडी करके तो इसमें इंटरेस्ट लेना है। ये मैं इनका वाइट पेपर स्टडी कर रहा था। ये देखे बिल्कुल इनका गवर्नेंस टोकन है। जो क्रिएटर है सबसे पहले वो गार्डन क्रिएट करेगा। गार्डन जब क्रिएट करेगा कोई स्ट्रेटजिस्ट जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिजाइन करेगा और फिर जितने होल्डर्स हैं बेबीलोन टोकन के वो सब जो है वहां पे वोटिंग करेंगे और जो स्ट्रेटजी अप्रूव होगी उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगी, उस पर सारा पैसा आएगा। तो इसको आप अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चंद एक न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करके आज के बुलेटिन को एंड करता हूँ। ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इस ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम द आंसर टू आवर इलेक्शन वूस। देखिए मैं आप अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ हमारे मुल्क में भी दहाइयों का ये मसला है कि जब कभी भी यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन हारने वाला और इवन इलेक्शन जीतने वाला दोनों धांधली धांधली पीटते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे इलेक्शन में करप्शन करना, गबन करना, बाज़ औक़ात प्री पोल रिगिंग होती है, बाज़ औक़ात पोल के दौरान रिगिंग होती है, इवन पोल जब हो जाते हैं उसके बाद भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसने पोस्ट पोलिंग रिगिंग की है। तो ये सारे मैंने आइडिया शेयर किया था, इसके ऊपर पूरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं तो बड़ी देर का ये आइडिया दे चुका हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान वाक़ईतन चाहती है कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल सिस्टम पाकिस्तानियों को दें कि वो अपनी मर्जी से हुक्मरानों का इंतखाब करें तो उनको ब्लॉकचेन की तरफ लाजमी चलना चाहिए। और कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। नादरा के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। हर पाकिस्तानी का अपना अगर NFT बन जाए और इलेक्शन कमीशन का अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन हो और उस NFT के जरिए हर पाकिस्तान अपना वोट कास्ट करे। जब वो वोट कास्ट करेगा तो वो पब्लिकली अवेलेबल भी होगा। वो अपना वोट एट एनी टाइम वो किसी भी अदालत में या किसी भी जगह प्रूफ भी कर सकता है। वोट किया गया, जो इलेक्शन में वोट किया वो टेम्पर भी नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ों का हल और बड़ा क्विक और चीपेस्ट है। इसका पायलट प्रोजेक्ट अगर चाहे विद इन 1 or 2 ईयर हम इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर हुक्मरान चाहें तो। अच्छा जी, यूरोपियन क्रिप्टो यूजर्स, ये स्पेन का एक बैंक है, उन्होंने सर्वे किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन पॉपुलेशन है वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सिक्योर समझते हैं बनिस्बत दूसरी क्रिप्टो मार्केट के। इस हवाले से कल भी मैं आपको बता चुका था। और दूसरी जी, ब्राज़ीलियन की सेनेट की एक रिपोर्ट है, वो ब्राज़ील में भी क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने की तरफ सोच विचार हो रही है।